सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की वर्किंग एंड इसके बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके वर्किंग के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो आज के टाइम में ट्रांसफार्मर इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा बन चुका है कि चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो या फिर कोई भी सर्किट हो, यानी कि कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी सर्किट है तो वो बिना ट्रांसफार्मर के ऑपरेट हो ही नहीं सकता। या फिर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वो भी बिना ट्रांसफार्मर के ऑपरेट हो ही नहीं सकता। अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो भी हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें लो वोल्टेज चाहिए तो भी हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको एक ये एसएमपीएस दिखा रखा है जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप डाउन करके हमको देता है। ये एक एसएमपीएस है और ये इसके अंदर का ये सर्किट है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम मोबाइल चार्जर की बात करें तो ये मोबाइल चार्जर जो होता है हमारा, इसके अंदर भी यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप डाउन करता है और उसके बाद का जो सर्किट है हमारा, ये इसको रेक्टिफाई करने का और उसके बाद आगे सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर का एक बिल्कुल बहुत ही मतलब कि बढ़िया एग्जांपल अगर हम लें तो वो है वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे देखिए कि रोटरी स्विच दे रखा है जो कि वोल्टेज कंट्रोल स्विच भी होता है, ठीक है। तो इस रोटरी स्विच को हम रोटेट करवा करके हम यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की। तो ट्रांसफार्मर जो मेनली जो बना होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर, अगर हम इसके बाहर के पार्ट्स की बात अगर छोड़ दें, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि जो हम बाहर का जो हमारा ब्रीदर है या फिर कंजर्वेटर टैंक है, अगर हम उसको छोड़ दें तो इसके अंदर सिर्फ अगर हम बात करें तो ये कॉयल होती है, ठीक है, कि कॉयल, और दूसरा होते हैं हमारे ये कोर, ठीक है। जिनकी जो कोर होते हैं हमारे, इन कोर के ऊपर ही हमारी ये वाइंडिंग होती है जो कि हमारी दो वाइंडिंग होती है, एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो ये कोर होते हैं, देखिए कोर जो ये सिलिकॉन स्टील के होते हैं और ये फुली लैमिनेटेड होते हैं। अब इन कोर जो होते हैं, ये कोर पूरा का पूरा जो ये एक कोर आपको दिख रहा है, ये एक सिंगल कोर नहीं है। इसमें जो ये कोर है, ये कोर 0.3 से 0.5 mm की इनकी थिकनेस होती है और ये हर एक जो कोर की जो स्ट्रिक है इसकी, मतलब कि प्लेट टाइप की है, ये हर एक प्लेट एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती है और हर एक प्लेट फुली लैमिनेटेड रहती है, ठीक है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है हमारा जो कि फुली लैमिनेट रहता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कोर दिखा रखा है मैंने आपको, और इसी कोर के ऊपर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं। वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग इन्हीं कोर के ऊपर की जाती है। तो अब हम अगर बात करें ट्रांसफार्मर के वर्किंग की, तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। नंबर 1 है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग एंड नंबर 2 है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम इसी तरीके से इसमें करंट भी दो होंगी, एक हमारी जो कि प्राइमरी करंट जिसे हम आईपी लिखते हैं, सेकंड होगा हमारा सेकेंडरी करंट जिसे हम आईएस लिखते हैं। सेम वोल्टेज हमारी दो होंगी, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने यहाँ से लो वोल्टेज दी और यहाँ से हाई वोल्टेज ली है, यहाँ से हमने हाई वोल्टेज दी या फिर यहाँ से हमने लो वोल्टेज दी, कोई सी भी हो सकती है, तो वो वोल्टेज भी हमारी दो होंगी। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी वोल्टेज होगी वीपी, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज, एंड सेकेंडरी वोल्टेज होगी हमारी वीएस, ठीक है। और जब हम इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ये वाइंडिंग होती है हमारी, दोनों अलग अलग होती हैं और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। ये कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट होती होंगी। तो गाइज, ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। तो फिर
किस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज पहुंचती है वो हम आगे आपको इसी टॉपिक में बताएंगे कि इसका किस तरीके से मतलब पूरा फंडा क्या है। ओके, तो उसके बाद देखिए ये जो वोल्टेज है यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज, ये अप एंड डाउन का जो फंडा है इसका, ये टोटली डिपेंड करता है एनपी टर्न्स यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे प्राइमरी को हाई वोल्टेज दी और सेकेंडरी से हमको लो वोल्टेज मिल रहा है, तो इट मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे हमको आउटपुट में ये लो वोल्टेज दे रहा है। अब जो हमारा मोबाइल चार्जर है और एसएमपीएस मैंने आपको दिखाया था, उन एसएमपीएस और मोबाइल चार्जर में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसको 220 वोल्ट के आसपास दे रहे हैं और वो हमको आउटपुट में 12 वोल्ट या 6 वोल्ट जितना भी हमको रिक्वायरमेंट है वो स्टेप डाउन करके दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान के चलिए लो वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ से हमको हाई वोल्टेज चाहिए, तो ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन रहते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पे हम 11 केवी को जनरेट करते हैं यानी कि 11,000 वोल्ट को जनरेट करते हैं। तो उस 11,000 वोल्ट को जनरेट करने के बाद हमको जो ट्रांसमिशन वायर में जो ट्रांसमिट करना होता है उस वोल्टेज को, वो हम 1,32,000 या फिर 400 वोल्ट तक हम उस 11,000 वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। तो उस स्टेप अप करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो अब स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि जब ये दो कॉइल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक हमारा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है और ये बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करता है या कन्वर्ट करता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर, क्या हमारा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है तो क्या वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। और दूसरा ये है कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा कभी भी डीसी पे काम नहीं करता, ये हमेशा डीसी पर ही एसी पर ही वर्क करता है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि ये जो डीसी की जो वाइंडिंग जो होती है उनका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए हमने प्राइमरी में हमने सप्लाई दी, सप्लाई देने से क्या होगा, जो फ्लक्स होंगे वो फ्लक्स से प्राइमरी में ही रोटेट करते रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल है सॉरी वो प्राइमरी कॉइल जल जाएगी हमारी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क क्यों नहीं करता, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके वर्किंग पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस प्राइमरी कॉइल को सप्लाई दी। ठीक है, इस प्राइमरी कॉइल को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया। तो सप्लाई से कनेक्ट करते ही क्या होता है, देखिए हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब हम कोई भी एक लोहे की कील को वायर के साथ अगर लपेटते हैं और उस वायर को, उसके वायर के दोनों टर्मिनल्स को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो लोहे की कील होती है वो एक मैग्नेट बन जाती है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम वर्किंग है इसका कि जब भी हम प्राइमरी कॉइल को इसकी सप्लाई देते हैं तो ये एक मैग्नेट बन जाता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं ये इस कोर के चारों तरफ यहाँ पे ये रोटेट होने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इस कोर के चारों तरफ रोटेट होने लग जाते हैं और जैसे ही इस कोर के चारों तरफ ये रोटेट होते हैं तो यहाँ पे हमारी ये सेकेंडरी कॉइल होती है और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक करते हैं। तो जब भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के साथ अगर लिंक करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और फ्राडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब कभी कोई मतलब कि कंडक्टर अगर चेंजिंग फ्लक्स के साथ लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगी और ये ईएमएफ जो हमारा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके और मतलब चेंजिंग फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका मेन मतलब कि मोटिव यही होता है कि जो ये फ्लक्स जो रोटेट होता है इसमें कोर में, इस
कोर में फ्लक्स रोटेट होने से इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से हमको यहाँ पे सेकेंडरी में आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो ये तो इसका वर्किंग बिल्कुल इजी है समझने के लिए। बिल्कुल आप माइंड में ये रख के चलिए कि ट्रांसफार्मर एक तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, दूसरा जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, यानी कि किसी कंडक्टर के साथ अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और जो ईएमएफ होती है वो फ्लक्स परिवर्तन जो हमारा चेंजिंग फ्लक्स है, मतलब कि रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स एंड नंबर ऑफ कंडक्टर, जो कि यहाँ पे जो कंडक्टर है यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर जो है इनके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यही इसका वर्किंग है। और अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, बुश क्या होते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा होता है, या फिर ब्रीदर क्या है, या फिर बकॉल्ज रिले क्या है। तो हम देखिए इस वीडियो में आपको बेसिक इनके बारे में बता देता हूँ, लेकिन आगे जो अगली वीडियो में बनाऊँगा हर एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर 1 हमारा आता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद होता है हमारा ऑयल गेज। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग को हम हमेशा सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज को हम हमेशा लोड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है कि लोड से और सप्लाई से हम कौन कौन सी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई से हमेशा कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम हमेशा लोड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो थर्ड है वो है ऑयल गेज। ऑयल गेज मीन्स यहाँ पे हम यहाँ पे एक गेज लगा होता है जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं कि ऑयल ट्रांसफार्मर में कितना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंजर्वेटर टैंक। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है। यहाँ पे जो ये टैंक है हमारा ट्रांसफार्मर का, इसमें हम ऑयल भरते हैं और सेम इस कंजर्वेटर टैंक में भी ऑयल भरा जाता है। उसके बाद है हमारा सिलिका जेल या फिर ब्रीदर। एक हमारा यहाँ पे ब्रीदर होता है, इस ब्रीदर के अंदर हम सिलिका जेल भरते हैं। होता क्या है कि जब भी इस ट्रांसफार्मर के ऑयल या फिर जब इस ट्रांसफार्मर में कोई ओवरलोड हो जाता है ट्रांसफार्मर या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से गैसेस बनने लग जाती हैं और ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो इस जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इसका भी लेवल बढ़ने लग जाएगा और इसी कंजर्वेटर टैंक से हमारा ब्रीदर कनेक्ट होता है। उसी ब्रीदर में हमारा सिलिका जेल होता है। तो जैसे इसके बाद थोड़ी देर के बाद या फिर हम लोड हमारा कम हो जाता है, उसके बाद जब हमारा ऑयल का लेवल डाउन आता है तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को एयर चाहिए होती है ये ऑयल के लेवल को नीचे जाने के लिए, क्योंकि ये ब्रीदर जो होता है ये एक तरीके की ट्रांसफार्मर की नाक होती है जहाँ से ये सांस लेता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जब एयर ब्रीदर के रास्ते ऊपर जाती है तो उसके साथ जो हमारी जो मॉइस्चर होती है वो मॉइस्चर भी ट्रांसफार्मर में ना चली जाए, इसके लिए हम सिलिका जेल को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा मॉइस्चर और अदर कोई पार्ट्स जो होते हैं वो अगर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मिक्स होंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। उसके बाद है हमारा ड्रेन कॉक। ड्रेन कॉक हमारा यहाँ पे एक कॉक होता है जहाँ से हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को निकाल सकते हैं, ड्रेन करवा सकते हैं। ट्यूब्स फॉर कूलिंग, यहाँ पे देखिए ट्यूब्स लगे हुए हैं। ये ट्यूब्स जो होते हैं हमारे ये कूलिंग के लिए होते हैं ताकि हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि जो अंदर जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो ऑयल काफ़ी हीट हो जाता है और उस ट्रांसफार्मर को कूलिंग हमारे ट्यूब्स ही करवाते हैं। उसके बाद है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है हमारा, एक तो ये जो हमारे इसके अंदर वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग्स को एक तरीके का इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं और ट्रांसफार्मर की जो हमारी वाइंडिंग की कूलिंग के लिए भी ये कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है हमारा अर्थ पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक ये अर्थ पॉइंट होता है हमारा जहाँ से हम ट्रांसफार्मर को अर्थिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सप्लोजन वेंट जो ये होता है यहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी होती है। अगर हम ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी अगर गैसेस बनने लग जाते हैं, अगर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में
अगर गैसेस बनने लग जाते हैं तो यहाँ पे एक मतलब कि वॉल टाइप का होता है जहाँ से कि ये गैसेस निकल जाती हैं। उसके बाद है हमारा टेम्परेचर गेज, जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है उस ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पे एक गेज लगा होता है जहाँ से कि हम इसका टेम्परेचर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बकॉल्ज रिले, जो कि गैस ऑपरेटेड रिले होती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये बकॉल्ज रिले है। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में हमारा बकॉल्ज रिले लगी होती है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर हाँ ओवरलोड या फिर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल अगर बढ़ता है तो यहाँ पे बढ़ने से क्या होता है, इस बकॉल रिले में एक प्लंजर लगा होता है। तो वो प्लंजर डायरेक्टली हमारी किसी भी सर्किट ब्रेकर या फिर हमारा कोई अलार्म सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो जब भी इस ऑयल का लेवल बढ़ता है तो उस प्लंजर को पुश करता है और पुश करने से NONC बन जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, या फिर वो उस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा या फिर अलार्म को बजा देगा या फिर कोई बजर लगा हुआ है उसको बीप करने लग जाएगा वो। उसके बाद है हमारे प्राइमरी टर्मिनल्स। देखिए यहाँ पे टर्मिनल्स हैं जहाँ से हम प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है अंदर से और हम यहाँ से इसको सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद है हमारा सेकेंडरी टर्मिनल। सेम यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल्स भी होते हैं जहाँ से हम आउटपुट ट्रांसफार्मर का आउटपुट ले सकते हैं और ये नीचे ये प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड होते हैं। थर्ड है हमारा बुशिंग। देखिए जो टर्मिनल्स हैं टर्मिनल्स को इंसुलेट किया हुआ रहता है, इन बुश जो हमारे बुश लगे होते हैं इन बुश से इंसुलेट किया हुआ रहता है टर्मिनल्स को। थर्ड है हमारा लैमिनेटेड स्टील कोर। अब देखिए यहाँ पे स्टील कोर आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि जो बाहर जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है इस टैंक के अंदर वाइंडिंग और लैमिनेटेड कोर दोनों होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे लैमिनेटेड कोर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये लैमिनेटेड कोर जो होते हैं हमारे ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी होते हैं जिनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर के तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट और शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि हम भी आपके लाइक शेयर और कमेंट से मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।